हाँ जी, टॉपिक फॉर टुडे वुड बी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड सो कमिंग टू दिस टॉपिक, लेट अस से हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। लेट अस से हेडिंग फॉर टुडे इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हालांकि इन माय ओपिनियन इस डिवाइस का बेटर नेम होना चाहिए रोटेटिंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो यू नो व्हाट हैपेंस इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम इसकी पूरी थ्योरी तो नहीं करने वाले, बट देन यू नो, इमेजिन in 3 dimension a magnetic pole piece like this. हाँ जी, we can imagine this type of a pole piece. तो इसे आप कहेंगे कि it is basically a concave cylindrical pole magnet. प्रिज्यूमिंग कि इट इज नॉर्थ पोल, तो इसके सामने इसी तरह का आप रख देते हैं साउथ पोल। सो आई एम नॉट ड्राइंग द कंप्लीट 3D डायग्राम फॉर ऑब्वियस रीजंस। 2 डायमेंशनल इज गुड इनफ। सो ये जो कनकेव सिलिंड्रिकल पोल मैग्नेट है, इसकी खास बात यह है कि इसका प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड बड़ा यूनिक फील्ड होता है, जिसे एनसीईआरटी ने कहा है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enter or leave perpendicular to surface of conductor, in magnetics also इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी हैं रेडियल डायरेक्शन में, एंड एनसीईआरटी हैज गिवन अ यूनिक नेम यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सो इस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा किसी भी शेप की कॉइल को, और इस कॉइल के ऊपर टिपिकली हम वाउंड कर देते हैं सॉफ्ट आयरन। सो ये अंदर से अब होलो नहीं रहा, इट इज हैविंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर फिर आपने बड़ा सिक्योरली कछुआ छाप अगरबत्ती की तरह दिखने वाली एक स्पाइरल स्प्रिंग वेल्ड कर दी। यानी अगर टॉर्क की वजह से ये रेक्टेंगुलर फ्रेम रोटेट होगा तो स्प्रिंग भी साथ में रोटेट होगी। और लास्टली इस स्प्रिंग के एंड पर है एक नीडल, एंड नीडल इज, हाँ जी गुड मॉर्निंग, नीडल इज एबल टू रोटेट ओवर अ मीटर, जिस पे कुछ मार्क्स लगे हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो यही अरेंजमेंट क्या कहती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इट इज एबल टू रोटेट whenever current passes through it। क्योंकि करंट होगा तो इस कॉइल की कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, isn't it? कल का लिखा हुआ एक कंक्लूजन याद कीजिए, टाउ इज m क्रॉस b। किसी कॉइल, जैसे वंशिका से पूछते हैं, हाँ जी बेटा ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस पे टॉर्क 0 है या मैक्सिमम? ओके, हाँ जी संस्कृति, टॉर्क 0 है या मैक्सिमम? और प्रियंका 0 इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि किसी भी कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में m वेक्टर होगा, टाउ इज m क्रॉस b, देखिए एंगल 0 या 180 आएगा।
साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। तो सिंपल टर्म्स में एक निष्कर्ष याद रखिए कि कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला फील्ड टॉर्क नहीं लगाता। कौन सा फील्ड या उसका कंपोनेंट टॉर्क लगाएगा? जो कॉइल के प्लेन में ही है। इसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि m वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर और b प्लेन में mb sin 90, टॉर्क वुड बी मैक्सिमम। सो क्या हमारे इस डायग्राम में कॉइल के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है? Isn't it? और अगर ये इस प्लेन में घूमती भी रहती है प्लेन में ही, तो भी m वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और हमेशा m वेक्टर और b वेक्टर में एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो इस अरेंजमेंट की ये खास बात है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज बेसिकली अ कांस्टेंट टॉर्क, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। And so, regarding a moving coil galvanometer, let us say थ्योरी आर्टिकल पर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बट बड़ा ब्रीफ समरी ये हो जाएगी कि हियर कॉन्केव सिलेंड्रिकल pole magnets produce a radial uniform magnetic field which applies a constant torque on a coil, लेकिन टाउ है m क्रॉस b and m equal to NIA, number of turns into current into area। अगर इस कॉइल में करंट पास करेगा तभी इसकी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, तभी टॉर्क लगेगा, तभी नीडल रोटेट होगी। दैट इज वाई गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, है ना। सो that applies a constant torque on a rotating coil. So we further say कि मोरोवर इस केस में ये स्प्रिंग कैसी है? स्पाइरल शेप की। बट कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद अ स्ट्रेट स्प्रिंग जो आपने न्यूटन लॉ में, वर्क में, SHM में पढ़ी है, तो एक फंडा और क्लियर हो जाएगा, और वो ये, हाँ जी, गुड मॉर्निंग चिराग शाश्वत, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। सो ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर आपके पास, ये ऑफ कोर्स नोट मत कीजिएगा, अगर आपके पास एक स्ट्रेट स्प्रिंग होती, आपने इस पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया F, हाँ जी, कांस्टेंट फोर्स से इसे पुल किया, पुल किया, पुल किया, एक स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ये वो स्टेज होगी कि जब आपका अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट है। यस, सिमिलरली थिंक ऑफ अ स्पाइरल शेप्ड, इमरती शेप्ड कॉइल। सपोज इसका फ्री एंड यहाँ है अब आपने इस पर जब एक टॉर्क अप्लाई किया, इनफैक्ट टाउ इज m क्रॉस b, isn't it, और m इज NIA, ये हो गया एक्सटर्नल टॉर्क।
टॉर्क अप्लाई हो रहा है। जस्ट लाइक सेइंग, आप किसी का कान अगर मरोड़ते हैं, यू आर अप्लाइंग टॉर्क, यहाँ भी यही हो रहा है। सो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब कंपेयर्ड विद दिस लेवल ये थीटा एंगल रोटेट होने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे आएगी यानी कि जैसे लीनियर स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वैसे ही इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग फोर्स था kx, रिस्टोरिंग टॉर्क वुड बी k थीटा। सो आई होप हमें बात क्लियर हो रही होगी। एंड सो इन चीज़ों को एक बार मिटा के थोड़ा फेयर तरीके से लिख लेते हैं कि द कॉइल comes to rest when applied torque because of the magnetic field becomes equal to restoring torque because of this spiral spring. So applied torque है NIBA and restoring torque K थीटा। बस यही एक गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है। अगर करंट पास करेगा तो नीडल एक सर्टन थीटा एंगल रोटेट करके रेस्ट पे आएगी। सो टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल्स, तीन चीजें यहां पर बड़ी क्रूशियल हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी कॉल करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होती है कि अगर आपने 1 एम्पियर करंट पास किया तो नीडल कितना एंगल थीटा टर्न हुई। आई रिपीट, first important term in this context is of course current sensitivity. You know what is sensitivity? It means reaction towards something. जैसे आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि एक व्यक्ति आइसक्रीम खाता है और फिर कैमरा जूम होता है उसके दांतों पे, कहीं आपके दांतों में सेंसिटिविटी तो नहीं। इसका मतलब है थोड़ा सा मीठा खाया था बेचारे ने और इतना ज़्यादा दर्द हो गया, इज़न्ट इट? यहाँ पर भी करंट सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर आपने 1 एम्पियर करंट पास किया और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, इसका मतलब ये करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है। 1 एम्पियर में ही नीडल 60 डिग्री घूम गई, इसका मतलब है ये 0.1 डिग्री भी बड़ा इजीली कैच कर लेगा, इज़न्ट इट? सो थीटा डिवाइडेड बाय आई का फॉर्मूला क्या हो गया, NBA बाय K। रिमेंबर इन दिस एक्सप्रेशन K is spring constant। सो अगर करंट सेंसिटिविटी हाई है तो फिर छोटे से छोटा करंट भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर करंट सेंसिटिविटी लो है, 1 एम्पियर करंट पास किया, सिर्फ 0.1 डिग्री घूमा, उतना तो हम शायद नोटिस भी ना करें। इसका मतलब 1-2 एम्पियर टाइप के करंट का तो पता ही नहीं लगेगा। वेरी लो करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली अदर थिंग दैट वी कैन डू इज कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए और देखिए कि 1 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज हो तो फिर डिफ्लेक्शन कितनी है। सो इन अदर वर्ड्स, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। V को IR रख दीजिए। सो इट वुड बी NBA अपॉन RK।
सो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो ये थी जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है। हाँ जी चिराग, आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। और एज आई सेड, थर्ड एंड लास्ट थिंग इन दिस कंटेक्स्ट इज कि देखिए आफ्टर ऑल इस मीटर में कोई तो लास्ट राइट मोस्ट रीडिंग है, उसके आगे कोई मार्क नहीं है। जैसे गाड़ी में मैक्सिमम स्पीड के लिए 240 का मार्क होता है, आप 240 से ज़्यादा स्पीड करेंगे तो क्या होगा, वो नीडल इतनी स्पीड से राइट में जाएगी कि वो राइट एंड से ब्रेक हो सकती है कोलाइड करके। या फिर कम टू दिस एग्जाम्पल, करंट पास करते जाइए, डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी, लीनियरली प्रोपोर्शनल तो है ही। सो जितने करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाए, हमें इंश्योर करना चाहिए उससे ज़्यादा करंट कभी भी गैल्वेनोमीटर में से पास ना करे। सो दैट वुड बी कॉल्ड IG, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो IG, current for full scale deflection is an important characteristic of galvanometer. तो आई रिपीट, चाहे आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएं, चाहे वोल्ट मीटर बनाएं, बस ध्यान ये रखना है इसमें कभी भी IG से ज़्यादा करंट ना जाए। हाँ जी, R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमने V को IR लिखा है ना बेटा, इसलिए। सो आगे बढ़ सकते हैं एंड नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट the conversion of galvanometer to ammeter. So without noting down anything, we would appreciate this fact कि सपोज एक आइडियल बैटरी क्या होती है? हाँ, जिसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो। एक लोड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस आपने कनेक्ट की, वी वुड अप्रिशिएट कि फिलहाल सर्किट में करंट कितना है, E/R। लेकिन अगर ये करंट मेजर करने के लिए आपने इस सर्किट में लगा दिया कोई एमीटर जिसकी खुद की रेजिस्टेंस है RA, तो एक्चुअली तो करंट था सर्किट में E/R और मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई, E/R + RA। एरर आ गया। एरर कुड बी very large if RA is very great, isn't it? तो आइडियली मान लीजिए RA की वैल्यू R ही हो जाए तो मेजर्ड करंट E/2R, 50% एरर आ गया। RA जितना बड़ा होगा आपका एरर भी उतना ही ज़्यादा। तो आइडियली एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए,
0 होनी चाहिए, फिर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्वल होगी। तो हम 0 तो नहीं कर सकते, बट वन थिंग वी कैन इंश्योर कि अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होता है। जैसे सपोज यू हैव अ रेजिस्टेंस 100 ओम, इसके साथ पैरेलल में 1 ओम लगा दी, तो इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या होगा, प्रोडक्ट बाय सम, ये तो लगभग 0.99 ओम हो गया, यानी छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम, इजंट इट। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, रेजिस्टेंस 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, बहुत ही स्मॉल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाएगी। सो जब भी कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाई जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शंटिंग, और इवन उस रेजिस्टेंस को भी कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। सो overall, let us say that definitely an ideal, अब लिख लीजिए, ammeter should have 0 resistance to convert गैल्वेनोमीटर, जिसके लिए मैं अब G लिख देता हूं, टू एमीटर वी कनेक्ट shunt resistance S in parallel with it। जब आप एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, देखिए थ्योरी में ही बड़े सारे आंसर छुपे होते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि एमीटर बनाना है, बताइए कितनी शंट रेजिस्टेंस यूज करें, तो शंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, ये याद रखिए। मतलब जो बड़ी बड़ी ऑप्शंस हैं दे स्टैंड एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे। सो जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस S कनेक्ट की, तो इन दोनों का ही सिस्टम क्या बन गया, एमीटर बन गया, इजंट इट। ये एमीटर आप किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे, सपोज उस सर्किट में करंट है I, तो जंक्शन पे पहुंचते ही क्या करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इजंट इट। लेकिन गैल्वेनोमीटर में तो किसी भी परिस्थिति में IG से ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है शंट में बचा हुआ कितना करंट गया, I माइनस IG। मान लीजिए अब आप एक्सटर्नल सर्किट में करंट बढ़ा देते हैं, तो यहाँ भी IG से ज़्यादा हो जाएगा, थिंग्स विल बी प्रॉब्लमेटिक। गैल्वेनोमीटर में तो IG से ज़्यादा करंट आना ही नहीं चाहिए। फॉर दिस रीज़न वी से कि फिलहाल जो करंट की वैल्यू है I, वही इस एमीटर की रेंज है, यही वो मैक्सिमम करंट है जो हमारा एमीटर ओवरऑल मेजर कर सकता है। एंड सो लेट I be the range of ammeter जो टिपिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सो IG into G
इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू एस, यानी कि इट इज़ क्लियर कि आपको जो शंट रेजिस्टेंस चाहिए उसकी वैल्यू हमें मिल गई है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी. This is a relation that we must commit to mind. And so रिमेंबर, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको बहुत हद तक करंट के चैप्टर में मिलेंगे. हाँ जी, shall we solve a few questions based on this? And so ओपन कर लेते हैं मॉड्यूल 10. in which let us say हाँ जी, ये करंट का चैप्टर है. एंड सो लेट अस सॉल्व फ्रॉम हियर let us solve question number 8. और ये है कहाँ? एक्सरसाइज 3 में, प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस में. लेट अस सॉल्व 8. आंसर्स आने लग गए हैं. ओके, हाँ जी, चिराग ने बताया है
बड़ा क्विक आंसर। और अंशुल ने भी, हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के बस हमें सोचना है कि कौन सी वैल्यू IG है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड IEEE में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रिटिसाइज नहीं करना है हमें। विद द सेम लैंग्वेज हमें आंसर फाइंड करना है। ओके, मोस्ट कॉमन आंसर आ रहा है A पार्ट, बिल्कुल सही बात है। आई डोंट थिंक देयर इज मच नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। तो शंट है IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। वैसे मैं इस टाइप के और अगले कुछ क्वेश्चंस के लिए एक हिंट बता देता हूँ। कई बार I के कंपैरिजन में IG बहुत ही स्मॉल होगा, फिर आप डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेटली I भी लिख सकते हैं। Meanwhile in this question it would be, हाँ जी, ये तो G की वैल्यू हो गई 0.81 ओम, ये I है और ये है IG। सो IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, 0.81 अपॉन 9, 0.09 ओम। एकदम इजी चीजें। एंड सो बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉपर बैच में तब तक आ ही गए थे जब तक +2 बैच में टॉपिक चल रहा था, तो आप लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक कर लिया होगा आई एम श्योर। बट फिर भी रिवीजन क्लास अटेंड करना, दैट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। मीनवाइल लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। ये भी जेईई मेन का एक प्रश्न। डी लाइक दिल्ली या बॉम्बे? डी दिल्ली, ओके। हाँ जी, लुकिंग एट चैट बॉक्स ऑल्सो। ओके, डी दिल्ली, हाँ जी, ये भी प्रीवियस ईयर जेईई मेन यानी एक्सरसाइज 3 से है। ओके, डी दिल्ली इज अ गुड ऑप्शन। हाँ जी, चिराग नॉट बॉम्बे, करेक्ट आंसर है दिल्ली। सो 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻³ ये IG है यहाँ पे, है ना। सो आई थिंक नो नीड टू सॉल्व, सबका आंसर आ रहा होगा। एंड सो कितना सिंपल सा ये रिजल्ट था। And looks like
good time to talk about next article, conversion of galvanometer to voltmeter. एक आइडियल वोल्टमीटर की खुद की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। यस, हाँ जी वंशिका, कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। और वजह ये है कि फिर से अगर एक आइडियल सेल के अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस आर लगी है, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप आर के अक्रॉस हो रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर आप इसके दो एंड्स के अक्रॉस कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं तो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी इक्वल टू E, isn't it? मतलब रीडिंग बेसिकली करंट इनटू रेजिस्टेंस होती है और द रीडिंग शुड एक्चुअली बी इक्वल टू E। लेकिन अगर वोल्ट मीटर की खुद की कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे सपोज इसकी रेजिस्टेंस भी R है खुद की, तो यहाँ आते ही करंट I/2 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो फिर जो ये मेजर्ड वैल्यू आपको बताएगा इट वुड बी I/2 इंटू R, यानी ये फिर से 50% एरर हो गया। दिस इज अनडिजायरेबल थिंग। अगर इसकी खुद की रेजिस्टेंस होती इन्फिनिटी तो ये खुद कितना करंट ड्रॉ करता? 0। सारा का सारा मेन करंट इस रेजिस्टेंस R में से पास होता, रीडिंग I इंटू R सही आ जाती। सो बिल्कुल ठीक बात है कि एन आइडियल वोल्टमीटर should have infinite resistance. So आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? सीरीज में दूसरी रेजिस्टेंस लगा लीजिए। सो टू कन्वर्ट galvanometer to voltmeter, तो अगर आपको रेजिस्टेंस बहुत हाई करनी है तो आप सीरीज में भी एक हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दीजिए। वी ज्वाइन अ हाई रेजिस्टेंस in series with it, यानी कि ये बन गया आपका वोल्ट मीटर। तो कई बार +2 में जब वाइवा होता है, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वोल्ट मीटर को पत्थर से तोड़ के देखेंगे अंदर क्या निकलेगा। अंदर मिलेगा एक गैल्वेनोमीटर जिसके साथ रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है। सो नेचुरली गैल्वेनोमीटर की अपनी लिमिटेशन है कि इसमें से करंट Ig से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो R में से भी मैक्सिमम इतना ही करंट पास करेगा, और इसीलिए ये पूरी अरेंजमेंट जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकती है वही क्या कहलाएगी? बेसिकली रेंज ऑफ वोल्टमीटर। एंड सो वी से इट इज नथिंग बट Ig इंटू G प्लस R। ये तो और भी सिंपल आर्टिकल है।
सो ये याद रखिए कि वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दीजिए। जब वोल्ट मीटर नाम का डिवाइस तैयार हो गया, सर्किट में इसे आप पैरेलल में ही लगाएंगे, इज़न्ट इट। लेकिन बना कैसे, गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में ज्वाइन करके ये बना। सो एट दिस स्टेज चैप्टर तो हो गया है ख़त्म। बाकी का आज का सारा टाइम डाउट्स और न्यूमेरिकल्स पे। एंड सो वंस अगेन let us say सॉल्व करते हैं असाइनमेंट से। हाँ जी, ये है फिर से एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 51। बड़ा रिसेंटली 2017 में ये जेई मेन में आया है। सो आप देख रहे हैं इवन जेई मेन के क्वेश्चन भी सिंपल हैं इस टॉपिक से, तो नीट में तो कुछ आउट ऑफ द वे आने का चांस है ही नहीं, प्रोवाइडेड कि आपने असाइनमेंट पूरी ट्राई कर ली है। हाँ जी, चिराग ने पूछा है सर नीट का पेपर कब होगा? जल्दी करवाएंगे भाई, जल्दी करवाएंगे। ए पार्ट ओके। हाँ जी, हाँ मई एंड में काफ़ी उम्मीद है। लाइक 26 अप्रैल से तो आप लोगों के सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स हैं ना बेटा, तो मोस्ट लाइकली वो कम से कम 10 या 12 मई तक तो +2 बोर्ड ही चलेगा। सो मई के लास्ट वीक में इट मे हैपन, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून एट द मैक्स। उतनी ज़्यादा दूर नहीं हुआ बेटा, क्योंकि एज़ यू नो बोर्ड में भी सब्जेक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। लाइक लैंग्वेज के पेपर वो सब असमीज़, मणिपुरी वो सब भी तो होते हैं ना, इवन जर्मन, फ्रेंच, कंप्यूटर से रिलेटेड ही 11-12 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ जी, जो सारे आंसर्स आ रहे हैं A part, so looks good. Okay, A part अंशुल ने भी बता दिया है, that's good. So I guess no need to solve. और इसीलिए समय आ गया है डाउट्स क्लैरिफाई करने का। और आज का होमवर्क, अब ये यूनिट पूरा ट्राई कर लीजिए। हाँ जी,
डाउट्स टाइम। एक्सरसाइज 1 से कोई भी क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हाँ जी 14 अच्छा 40 हाँ जी क्वेश्चन नंबर 40 इनफैक्ट सॉरी चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मुझे अभी अभी याद आया। इट वुड बी एम्पियर सर्किटल लॉ, बट मीनवाइल 40 तो आई थिंक हो चुका है बेटा एक बार। सो 40 का बड़ा सिंपल आंसर है कि क्योंकि लेफ्ट वाली वायर की वजह से यहाँ फील्ड कैसा है, क्रॉस, और राइट वाली वायर की वजह से फील्ड है डॉट, सो नेट फील्ड हो जाएगा 0। हाँ जी एकदम इजी। एक्सरसाइज 1 से कोई भी आप लोगों का डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी प्रियंका आई थिंक आपने सुबह एक डाउट भेजा था। अच्छा हो गया था, ठीक है जी। हाँ जी अच्छा 2 से हैं, ओके। हाँ जी अब 48 पूछा है संस्कृति ने। हाँ जी और लोग एक्सरसाइज 1 से पहले, ओके। सो 44 पूछा है अंशुल ने, ओके। सो यू नो 44 में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू पूछी है। एंड सो क्वेश्चन तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, कहीं आपको आंसर में डाउट ना हो। सो द फैक्ट इज दैट यूजिंग द एक्सप्रेशन R इक्वल टू mv अपॉन QB, हाँ जी सबने याद कर लिया है ये फॉर्मूला, R इक्वल टू mv बाई QB, तो मैग्नेटिक फील्ड B आ गया है mv अपॉन QR। सो mv अपॉन Q R 0.1 मीटर 10 raised to power -1 लिख दें। सो यू नो 9 डिवाइडेड बाय 1.6, ये तो हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग और आंसर है पार्ट बी। ठीक है बेटा क्लियर हो रहा होगा। 10 की पावर भी चेक कर लेते हैं। 10 की पावर आ रही है -5। सो आई डोंट नो ये क्यों आपका डाउट था। बट इसके बाद 48 ओके proton enters perpendicular to a magnetic field with this much velocity, acceleration of the proton should be what? हाँ जी संस्कृति, क्या ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर किया है ना, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन v²/r होती है, isn't it? तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। सो वेयर r इज नथिंग बट mv अपॉन QB। यू कैन ऑल्सो से कि फोर्स था QVB, एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास, इनफैक्ट फोर्स वाज QVB sin 90। आप बताइए कर लेंगे बेटा इसके आगे। हाँ जी एक्सरसाइज 1 से कोई भी और डाउट। 54 and so
54 ही अंशुल का भी डाउट है। ओके, सो द फैक्ट इज that electron and proton enter region of uniform magnetic field. They also enter perpendicular to the field. सर्कुलर पाथ में घूमेंगे। बस देखते हैं क्वेश्चन में किस चीज़ का जिक्र है, वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस। सो दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। और कितना इजी आंसर है कि रेडियस होता है √2m/K/QB। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों पे चार्ज कितना है मैग्नीट्यूड वाइज E। तो जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, हैंस रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ दे रखा है। और इसका आंसर चेंज कर लीजिए बेटा, आंसर सेकंड आएगा। ओके, तभी आप दोनों ने डाउट पूछा। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 से और कोई भी 64। हाँ जी, कोई और? ओके, हाँ जी, डायरेक्शन लिखने के हैं आपके पास दो तरीके। मेथड नंबर 1, अपने मन में आप खुद ही हनुमान बन जाइए। सपोज यू आर वेरी बिग इन साइज, और फिर 3 डायमेंशन में सोचिए। वैसे इसमें डायरेक्शन के लिए तीनों में ऑप्शंस नॉर्थ है, बट कमिंग टू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आंसर, assuming that there is a person of very big size, और फिर वो व्यक्ति देखता है कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है साउथ से नॉर्थ। हाँ जी, इसे हम अपना एक प्लेन मान लें। अभी मैं आपको क्वेश्चन का लेंदी और मुश्किल मेथड बता रहा हूँ जो ज़्यादातर बुक्स रिकमेंड करती हैं। सो बिकॉज दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यू नो, हम बचपन में मैप ऐसे ही बनाते थे, नॉर्थ साउथ, और पाकिस्तान की तरफ है वेस्ट, ये है ईस्ट। सो एक व्यक्ति ने देखा कि फील्ड इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये तो बी वेक्टर की डायरेक्शन है, और एक प्रोटॉन है यानी Q इज पॉजिटिव, और उस पे फोर्स लगा अपवर्ड्स। सो नेचुरली FVB all 3 have to be mutually perpendicular। हाँ जी, मोशन इज अपवर्ड, सो सॉरी, फोर्स अपवर्ड नहीं है, मोशन मीन्स वेलोसिटी इज अपवर्ड, है ना। आई रिपीट, मोशन का मतलब है एक्चुअली वेलोसिटी इज अपवर्ड, फोर्स की तो वैल्यू आपको बतानी है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि सपोज आपने बिल्कुल हनुमान बन के सोचा कि आपका एक हाथ वर्टिकली अपवर्ड गया, राइट हैंड, and then turn it towards north। आपका जो V क्रॉस B वो वेस्ट की तरफ आएगा। सर ये तो इसकी न्यूटन, क्या चीज़ बेटा? सर जो मतलब आंसर में N लिखा है ना। अच्छा, तो न्यूटन है। ओके, हाँ वही तो मैं कहूँ कि सही बात है। मुझे लग ही रहा था आज कि कहीं ना कहीं मैं क्लास में कुछ ब्लंडर करने वाला हूँ। वो होता है ना, सुबह सुबह आज मैंने एक केमिस्ट्री वाली मैम की शक्ल देख ली थी एक्चुअली। खैर, सो द फैक्ट इज कि V क्रॉस B, हाँ जी बताइए बेटा, अब आ रही है बात समझ, किधर आ गया? वेस्ट की तरफ।
लेकिन ये तो है मुश्किल आंसर और लेंदी आंसर, तो इसका वन लाइन आंसर विच आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, रूल ऑफ सर्कुलरिटी का यूज कीजिए। ईस्ट को आई कैप मान लीजिए, नॉर्थ को जे, वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा के। सो फोर्स वुड बी अलोंग क्यू इंटू, हाँ जी, वेलोसिटी वी के कैप, फील्ड क्या बी जे कैप है, यस, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई। बताइए बेटा, इससे आंसर और बढ़िया तरीके से आ गया है ना। सो द ब्यूटी ऑफ दिस रूल ऑफ सर्कुलरिटीज, इमेजिन कुछ नहीं करना। और दूसरा, ये आपको ईएमआई के चैप्टर से पहले आप सभी आ गए थे, ईएमआई के चैप्टर में कितनी हेल्प करेगा, इस चैप्टर में ही 8-10 फॉर्मूलाज में यूज हो रहा है। सो आई गेस बन रही है अब बात, आ रहा है आंसर, ओके। हाँ जी, एनी अदर डाउट, एक बार चैट बॉक्स में भी देखते हैं। ओके, 53 भी पूछा है, ओके, रिगार्डिंग 53, same, isn't it? Same funda. Although I can say looking at the options, सब में फील्ड z डायरेक्शन में है और f इज क्यू वी बी साइन 90। तो यहाँ से आपको b की मिनिमम वैल्यू बतानी है। आई थिंक इजीली हो जाएगा बेटा, है ना, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। चलिए, एनी डाउट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2, जो भी, हाँ जी, 79 है अभी, ओके, 79 था कि एक कॉइल है और उसका जो प्लेन है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, इजंट इट। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी। इवन विदाउट सॉल्विंग मुझे इसका आंसर याद आ रहा है। जैसे इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -mb, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी +mb। तो वर्क डन है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2mb, और m इज NiA। हाँ जी, आ गया आंसर। अल्टरनेटली अगर आप लगाना चाहें फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर आपको डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल चेंज करना हो फ्रॉम θ1 to θ2, वर्क कितना था, PE इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, mb इंटू cos 0 माइनस cos 180। ये टर्म हो गई 1 माइनस माइनस 1 यानी कि 2। हाँ जी, दो तरीके, जो भी आपको बढ़िया लगे। एंगल 0 डिग्री ऐसे आया कि जो कॉइल है उसका प्लेन क्या b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और m वेक्टर भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1, लेट अस सी। ओके, चैट बॉक्स में तो नहीं है कोई और डाउट। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज 2, 16th, और
ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा बोल के बता दीजिए एक्सरसाइज 2 से जो भी डाउट हैं। हाँ जी, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए पहले तीनों क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक इजी क्वेश्चन है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू जज फ्रॉम द रूल टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर पी क्यू को देखिए, क्या ऊपर वाले पॉइंट्स पे फील्ड डॉट और नीचे वाले पॉइंट्स पे क्रॉस है? यस, आई रिपीट, यहां फील्ड डॉट, यहां पर भी डॉट, लेकिन यहां क्रॉस और यहां पर भी क्रॉस। बताइए बेटा, एग्रीड? थिंक ऑफ दिस वायर आर एस। हाँ जी, राइट वाले पॉइंट्स पे फील्ड क्रॉस क्रॉस और लेफ्ट वाले दोनों पॉइंट सी ई पे डॉट डॉट। तो फील्ड जीरो कहाँ हुआ? जहां एक का डॉट और एक का क्रॉस है, यानी ये वाली लाइन। इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, isn't it? सो करंट्स I1 I2 डिफरेंट हैं, इसीलिए वी वुड एग्री कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx। सो इनमें से कौन सी इक्वेशन, अगर करंट इक्वल होते तो y इक्वल टू x आ जाते, 45 डिग्री वाली लाइन। अब खैर ये नहीं है और डायमेंशनली ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन L, राइट हैंड साइड का Li², नॉट पॉसिबल। सो इफ द आंसर इज पार्ट 2 और पार्ट 3 ये देखते हैं। तो सपोज किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। इस पॉइंट का I1 से डिस्टेंस क्या y कोऑर्डिनेट के इक्वल है? यस, इसकी वजह से फील्ड आ जाएगा ऑफ कोर्स डॉट, एंड इट वुड बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y। इसी पॉइंट का I2 से डिस्टेंस क्या x है, इसकी वजह से फील्ड क्रॉस है और मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई x। सो फील्ड वुड बी 0 एट पॉइंट्स जिनकी इक्वेशन है ये, यानी कि सही आंसर भी है। अच्छा, इन्होंने उस टर्म्स में दे दिया, y इज I1 बाई I2 x। पार्ट 2 क्लियर हो रहा है बेटा? इस पे स्टार लगा सकते हैं। मेडिकल के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा एक सही प्रॉब्लम है। फिर फोर्थ पूछा बेटा आपने, फोर्थ, in which there is a long straight wire which is turned into a loop of radius 10 centimeter और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी है क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। हाँ जी, लॉन्ग मीन्स इंफिनिटी है ना। तो क्या स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड क्रॉस है? ठीक है जी। और इस सर्कुलर वायर की वजह से डॉट है ना। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, डॉट का या क्रॉस का? हाँ जी, कैसे पता लगेगा? स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस दूर, फील्ड यू नो म्यू नॉट I बाय 2 पाई r है ना। 4 था सेमी इनफाइनाइट, ये तो पूरी इनफाइनाइट ही हो गई। म्यू नॉट I बाई 2 पाई r और सर्कल के सेंटर पे म्यू नॉट I बाई 2r। तो सर्कल के सेंटर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है
है ना। इसका मतलब है कि डॉट वाला मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, क्रॉस वाला कम। नेट फील्ड आउटवर्ड्स आएगा या फिर अपवर्ड कह सकते हैं। और क्वेश्चन देखते ही हमने ये सिंबल बना दिया कि आंसर ए या सी में से है। ठीक है जी, क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा ये रहता है, हो सकता है सॉल्व करके आपका आंसर मैच ना हो, लेकिन जैसे अभी भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि दो फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो कोई कोई बच्चा गलती से दोनों को ऐड कर देगा। मुझे लग रहा है ऐड करके ये आता होगा, सब्ट्रैक्ट करके ये, शायद यही करेक्ट आंसर होगा। एक्सपीरियंस। अब हम लोग बूढ़े इतने हो गए हैं, क्वेश्चन को देखते ही एक झलक में पता लग जाता है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, दोनों फील्ड्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। एंड सो द फैक्ट इज कि B would be mu naught I by 2R minus mu naught I by 2 pi R। तो फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, कॉमन ले लीजिए, और इंटू पाई माइनस 1। हाँ जी, ठीक लिखा है। वी ऑलवेज डू दिस, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, रेडियस है 10 रेज टू पावर माइनस 1, वो पावर ऊपर आके प्लस हो गई, इंटू पाई माइनस 1 हो गया ये। एंड सो 8 2 16, 16 इंटू 2.14, ये देखिए, मतलब 16 2 32 से थोड़ा सा बड़ा 34.24, और 10 की पावर है -6। सो विच ऑप्शन फर्स्ट? माइनस, क्योंकि एक फील्ड स्ट्रेट वायर का क्रॉस है और सर्कल का डॉट है ना, दोनों माइनस इसीलिए किए। सो आई रिपीट, अगर कभी आपके पास टाइम कम हो, ऐसे छोटे छोटे टिडबिट्स लगाइए। 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गई थी, और जब 2 एलिमिनेट हो जाएं फिर तुक्के का कत्ल कर दीजिए। अगर वर्स्ट केस में आंसर मैच ना भी हो, 50% इज अ गुड प्रोबेबिलिटी वेयर +4 एंड -1 इज कंसर्न्ड। हाँ जी, 16th क्वेश्चन पूछा है इसके बाद। सर 15 का भी नहीं आया था आंसर। देखिए 15 में भी ऑप्शन एलिमिनेशन से, हाँ स्टार्ट का नहीं आया था। अच्छा, ओके। देखिए, क्योंकि सबसे लेफ्ट वाली फिगर में हमेशा इन क्वेश्चंस में अंडरस्टूड होता है, लुक एट दिस अपर वायर, इसकी लेंथ तो दे नहीं रखी, तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट है बेटा? क्या इसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हो जाएगा? और क्या उस फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगी, है ना? और इसकी वजह से भी फील्ड म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डॉट हो जाएगी। तो दोनों ये तो कैंसिल हो गए। नेट फील्ड सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 आर, वो भी कैसा? डॉट। क्लियर हो रहा है बेटा? सो आई रिपीट, फर्स्ट फिगर की वजह से म्यू नॉट आई बाय 4 आर, वो भी डॉट। दूसरी फिगर में स्ट्रेट लाइन की एक्सिस पे फील्ड 0, तो सेमी सर्कल यानी कि म्यू नॉट आई बाय 4 आर क्रॉस, तो ये दोनों तो 1:-1 में होंगे ही। बट ये बात अगर आपको पता है तो एग्जामिनर को भी पता है।
इसीलिए उसने ऐसी ऑप्शंस रखी हैं ए पार्ट और सी पार्ट। अब हम लगाएंगे, सर इसकी डायरेक्शन गलत दे रखी है क्वेश्चन में। नीचे अच्छा, हाँ, ठीक बात है बेटा, ये तीर गलत चल गया जरा। सो इट इज अंडरस्टूड कि नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि देखिए हम ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो 3/4 सर्कल देखिए, फील्ड क्रॉस और उसका डॉट, तो दोनों माइनस होंगे, माइनस हो रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, है ना, क्योंकि सी में कोई टर्म माइनस नहीं हो रही। एंड गुड इनफ आई गेस, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हाँ जी बेटा, हमें भी ओके। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? अभी तो 16 है। नॉन प्लेनर लूप दिखाई दे ही रही है कि ये लूप ऐसी है जैसे कॉपी का एक पेज लीजिए, आधे पेज को फोल्ड कर दीजिए, तो आधा पेज इस प्लेन में, आधा परपेंडिकुलर प्लेन में। नॉन प्लेनर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट आई इज शोन इन द फिगर। क्वेश्चन ये है, each of the straight sections of the loop is of length 2a, which means कि हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द पॉइंट A0A। हाँ जी, जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट भी a, z कोऑर्डिनेट भी a। क्या ये पॉइंट xz प्लेन में लाई करता है ना? डेफिनेटली दिस पॉइंट लाइज इन xz प्लेन। सो हालांकि मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट मेडिकल के बच्चे इस क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3D में कहीं पे आर्बिट्रेरीली पॉइंट आ गया, तो हम ये तो नहीं करने वाले कि 6 के 6 वायर्स की वजह से उस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन सोचें 3D स्पेस में और फिर कुछ गदर मचाएं। रादर इस क्वेश्चन का जो एक थोड़ा बेटर सॉल्यूशन समझ में आता है वो ये कि यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ दीजिए विच इज कैरिंग करंट लाइक दिस, एक और वायर जोड़ दीजिए विच इज कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, आपने 2 वायर्स जोड़ी विच आर कैरिंग करंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। फिर ये जो YZ प्लेन में लूप है, इस लूप को इस तरीके से ड्रॉ करके, हाँ जी, लूप है कहाँ पे? YZ प्लेन में। इस तरीके से इसे ड्रॉ करके कैन वी से कि इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ है, isn't it? राइट हैंड रूल से रिप्लेस इट बाय अ बार मैग्नेट, और इससे a डिस्टेंस दूर वाला जो पॉइंट होगा व्हेन यू रिप्लेस द कॉइल बाय बार मैग्नेट, तो क्या ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया? isn't it? और एक्सियल पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, यस, म्यू नॉट म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब, isn't it? हाँ, एक्सियल पॉइंट पे, हाँ, बार मैग्नेट के, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब, यहाँ है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय a क्यूब, और उस फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऐसे। बताइए, क्लियर हो रहा है बेटा?
हाँ जी संस्कृति, बताइए बेटा, कहीं समझ तो नहीं आ गया? ओके। और ऑन द अदर हैंड, अब जो नीचे ये जो कॉइल है, यू विल सी कि इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, डाउनवर्ड्स। इसकी वजह से भी ए हाइट ऊपर, ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट ही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा और फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टोरियली दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर आंसर आएगा। ठीक है जी। तो आई गेस जितने टाइम में हम, अगर ये क्वेश्चन नीट में आता है, जितने टाइम में हम इसे करेंगे उतने में तो हम बायो के 85-90 क्वेश्चन ही कर देंगे पूरे। तो ऐसा एक तो क्वेश्चन एग्जामिनर को दान दे दीजिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, इतना टफ क्वेश्चन नीट में आना नहीं चाहिए। 17 ओके, आई थिंक ये तो डायरेक्टली होना चाहिए बेटा 17। हाँ जी अंशुल, आपने बताया बेटा कोई क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन, अच्छा वो भी करेंगे। ओके देखिए 17 तो बेटा स्ट्रेट अवे होना चाहिए, क्योंकि द क्वेश्चन इज दैट इन दिस केस, जैसे हमने और भी बहुत किए हैं क्वेश्चंस, क्या सेंटर पे फील्ड 0 होगा? वो तभी होगा ना जब इसका क्रॉस और इसका डॉट इक्वल बट ऑपोजिट हैं। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रेशो 1 हो जाएगी। ठीक है जी, टोटली गुड। फिर 10th क्वेश्चन, और लेट अस से ये आज का लास्ट डाउट रखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन की तो किसी ने मुझे फोटो भी भेजी थी, 2 बच्चों ने आज सुबह ही। So the fact is कि अब मैं आपको सॉल्यूशन सेंड भी करने वाला था, बट थोड़े दिन पहले हमसे 2-3 घर छोड़ के एक छोटी सी लड़की रहने आई थी। मैं सोचता था कोई 7th-8th में पढ़ती होगी लड़की। परसों मुझे मेरी वाइफ से पता चलो तो आकाश में केमिस्ट्री की टीचर है। So she came to discuss पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। बोले हमारी केमिस्ट्री में लिखा है, फिजिक्स में क्या लिखा है? तो विद इन 10 मिनट्स मेरे भी कॉन्सेप्ट खराब कर दिया उसने। एंड सो आई वॉज अबाउट टू टेल हर, जाते जाते वो कह रही थी भैया बाकी डाउट्स मैं बाद में पूछ लूंगी। तो आई वॉज अबाउट टू टेल हर कि अगर सच में मुझे भैया कहा है तो इस सब्जेक्ट को छोड़ दो। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट पी क्यू बताना है सिर्फ, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है। हाँ जी, BIL sin थीटा, isn't it? बट पहली मेन प्रॉब्लम कि व्हेन यू से कि टिपिकली अगर ये आइडियल वाली डायमेंशन देखें, दोनों में अगर एंगल थीटा हो तो यू नो आइडियल का ये कॉस कंपोनेंट है एंड दिस लेंथ वुड बी आइडियल साइन थीटा। मतलब आंसर तो होता है कि फोर्स इज B इंटू I इंटू component of length perpendicular to magnetic field। बताइए BIL sin थीटा को इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं बेटा, पक्का? एंड सो इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम आई रिमेम्बर ये किसी बिट्स में आया था क्वेश्चन, वहां पे उन्होंने एंगल नहीं ये हाइट दी थी।
बिट्स BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। सो थोड़ा नॉन मेडिकल का एंट्रेंस है वो। सो अगर आपको ये डायमेंशन दी होती सपोज 20 सेंटीमीटर, तो BI इंटू 20 सेंटीमीटर। हाँ जी, एग्रीड। और क्योंकि ये डायमेंशन नहीं दी है तो आई वुड प्रिज्यूम कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि F इज BI इंटू 25 सेंटीमीटर 1/4 मीटर लिख लें, और थीटा तो 115 डिग्री हो गया। एंड ट्रिग्नोमेट्री टेल्स अस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। तो साइन 115 को क्या साइन 65 डिग्री भी लिख लें, है ना, बस आ गया आंसर। तो साइन 65 वुड रिमेन एज सच B। ओके, सही बात है, B है 1/4, करंट है 5, लेंथ भी है 1/4 इंटू साइन 65। सो 0.3125। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा होगा इजीली। एंड सो ये चैप्टर अब पूरा निपटा लीजिए। जो छोटा सा टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ बचा है, आई डोंट थिंक उस पर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, वो भी वेंसडे क्लास में करेंगे। और अल्टरनेटली व्हाट वी कैन डू इज़ कि एम्पियर सर्किटल लॉ का मैं आप लोगों को वीडियो आज सेंड कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगली 2 दिन क्लास नहीं है, आप लोग फ्रीली 50-50 क्वेश्चन रोज़ ट्राई करते रहें। ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।